लास्ट लेक्चर में ये 2 क्वेश्चंस पे छोड़ा था, तो इसी से आगे पढ़ते हैं। किए होंगे तो आंसर्स बताओ। अब देखो इसमें पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में, ये एक्चुअली है तो ये एक ही कॉइल, समझना ध्यान से, और एक ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, एक ही कॉइल में जो करंट होगा वो भी आपस में फोर्स लगाएगा। तो उससे हमसे पूछा ये हुआ है कि पॉइंट ओ पे एम्पियर, पॉइंट ओ पे जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या है। फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी डीएफ अपॉन डीएल, यानी पॉइंट ओ पे अगर हम एक डीएल का एलिमेंट लेंगे तो उस डीएल एलिमेंट पे कितना डीएफ लग रहा है, तो वो डीएफ अपॉन डीएल निकालना है। अब एक बात ये देखो कि पॉइंट ओ पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से पॉइंट ओ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट ओ जो है इस वायर के एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। तो पॉइंट ओ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से आएगा, और सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बता सकते हैं कितना बनेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन, अब सेमी सर्कल है तो 4r, और इसका डायरेक्शन किधर आएगा ध्यान से देखो, तो सेमी सर्कल में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा इनवर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो डीएल एलिमेंट होगा, ये रहा जैसे ये डीएल एलिमेंट, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, डीएल एलिमेंट का डायरेक्शन देख लो किधर है, तो डीएल एलिमेंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बताओगे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, ये आएगा डीएफ, और क्लियरली डीएफ डीएल और बी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो डीएफ की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू बी और इंटू एल, एल की जगह डीएल है, तो हमें डीएफ अपॉन डीएल ही निकालना है, तो डीएफ अपॉन डीएल की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4r। बोलो ये निकाल लिया था ये, यस सर। ऐसे ही बी पार्ट के लिए बताओ। तो बी पार्ट पे भी जब हम लोग पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ध्यान रखना पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इस स्ट्रेट पोर्शन की वजह से नहीं होगा, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों वायर्स की वजह से होगा, एक में करंट इधर की तरफ जा रही है, एक में करंट इधर की तरफ जा रही है। तो इसमें भी देखो आंसर मैच कर लो, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर्स। तो एक वायर का कितना होगा, तो एक वायर का अगर लिखेंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी होता है, तो यहाँ पे 4 पाई क्या डी की जगह एल बाई 2 आएगा, ये एक वायर का है, और दोनों वायर्स का इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से तुम चेक करो तो दोनों वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में ऐड हो रहा है, दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड, भाई जिसमें नीचे वाले में करंट इधर है तो उसकी वजह से इन्वर्ट होगा, और ऊपर वाले में करंट इधर की तरफ है तो उसकी वजह से भी इन्वर्ट होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू देख लो कितनी निकल के आती है, ये आ जा रही है म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल आ जा रही है इनवर्ड, और यहाँ भी डीएल एलिमेंट अगर लेंगे तो ये डीएल एलिमेंट बनेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, डीएल इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर लेफ्ट साइड में आएगा, देखो ये बनेगा डीएफ का डायरेक्शन। डायरेक्शन में कहीं भी कोई डाउट है छोटा बड़ा तो बताना, क्योंकि वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है, डायरेक्शन क्लियर है। तो डीएफ की वैल्यू हो जाएगा आई बी और इंटू एल, तो यहाँ से भी हमें डीएफ अपॉन डीएल की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई एल, ठीक है, यही आ रहा है। यस कर लिया होगा, ठीक है। और देखो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करने हैं अभी पहले। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बताइए। ये जो लिखा है एम्पियर्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये जो डीएफ अपॉन डीएल निकाल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग एम्पियर्स फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना।
दिस BIL इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पियर्स फोर्स, कहीं लिख लेना। देखो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझना है कि सिचुएशन किस तरह से है। लॉन्ग वायर्स हैं, ठीक है ना। एक लॉन्ग वायर तो हम लोगों ने निकाला ही था फोर्स, लेकिन वो पैरेलल वायर्स थे, ठीक है। यहाँ पे दोनों वायर्स परपेंडिकुलर वायर्स हैं, तो एक तरह से इनकी जो सिचुएशन होगी वो 3D में होगी। तो हम लोग इसको कैसे बनाएं समझने के लिए, तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं। तो एक वायर तो मैंने इधर ले लिया, सपोज ये वायर हो गया, इसमें आई करंट है, और एक वायर इस तरह से ले लेते हैं, देखना ध्यान से। ये वायर हो गया आई करंट, और इन दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन ए दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है कि इनका आपस में मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फोर्स पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो इस पॉइंट पे ही मैक्सिमम हो। भाई देखो, इस पॉइंट पे इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सेम डायरेक्शन में आ गए तो फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं, बल्कि इस पॉइंट पे तो जीरो ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कोई और पॉइंट होगा इस वायर पे कहीं पे जहां पे मैक्सिमा आ सकता है। तो वही हमें ढूंढ के निकालना है। तो देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से इसमें सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे ले लेते हैं। x डिस्टेंस पे ले लो या थीटा एंगल पे ले लो, एक ही बात है, ठीक है। और थीटा एंगल पे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, ये हो गया डीएल एलिमेंट, देखना ध्यान से, ठीक है। और हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से अगर तुम निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड वायर का जो है, क्या वायर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पे बी एट पॉइंट जो भी ले लो, और ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी बताओ कि वायर के परपेंडिकुलर है अगर, तो इस डीएल से उसका कितना एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। क्योंकि ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला भी थीटा होगा। तो ये वाला एंगल तुम देखो ध्यान से, तो क्या ये 180 माइनस थीटा बनेगा। ये एंगल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें फोर्स निकालने के लिए चाहिए ना बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है। और ये वाला डिस्टेंस अगर लिखोगे आर, तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी ए सेक थीटा, देखो ध्यान से। तो फोर्स की वैल्यू निकालो, यहाँ पे कितना बनेगा डीएफ। डीएफ को हम लोग लिखेंगे आई इंटू डीएल इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह साइन 180 माइनस थीटा आएगा। तो आई को आई रहने देते हैं, डीएफ अपॉन डीएल इधर ले आते हैं। और बी की वैल्यू क्या बनेगी, तो बी को लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई, इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये हो जाएगा 2a सेक थीटा, नहीं 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर ए सेक थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई a, और ऊपर लिख दो इसको साइन 2 थीटा। देखो, तो यहाँ से डी एफ अपॉन डी एल का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम तुमको पता ही है कब होगा, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई a आ जाएगा। देखो क्लियर है कैसे किया है। हर यस एक यस। पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी अलग है। तो है क्या, जितना दूर जाएंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बढ़ेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ये वही वाला पॉइंट है जहां पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, इस वजह से वहां डीएफ सबसे ज्यादा है, ठीक है। और देखो, और देखो नेक्स्ट, इसमें इसको 30 डिग्री कर देना, 20 डिग्री दिया 30 कर देना।
पिछले क्वेश्चन में कुछ बताना है मुझे, कोई पॉइंट? इसमें आंसर डेंसिटी ऑफ कॉपर के फॉर्म में आएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन नहीं है, वो रो एज्यूम कर लेना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। कौन से क्वेश्चन के? कि जैसे मान लो कि एक पेंडुलम बॉब है, उस पे m कॉमा क्यू का चार्ज है, l लेंथ है, और अगर हम लोग सडनली एक स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है? तो याद है ये किया था हम लोगों ने। तो ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो क्या करते हैं उसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, पॉइंट ए से बी के लिए, क्या हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, सिमिलर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब करंट इधर जा रही है, तो देखो आई करंट इधर है, जरा डायरेक्शन निकालो आईबीएल फोर्स का, आईबीएल किधर की तरफ लग रहा होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट इधर अंदर की तरफ है, तो आईबीएल बाहर की तरफ लग रहा है। तो ये आईबीएल इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। अच्छा, ये दोनों जो वायर हैं, इन दोनों के ऊपर फोर्सेस मैं कहूंगा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक में करंट डाउनवर्ड है, एक में करंट अपवर्ड है। तो इन दोनों के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे किसी भी टाइम पे। तो अगर हम इस फ्रेम के ऊपर फोर्स देखेंगे, तो इस फ्रेम के ऊपर जो फोर्स आएगा वो बस यही वाला आईबीएल आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? इसके ऊपर और इसके ऊपर शुरुआत में तो नहीं होगा, बाद में लगने लगेगा आईबीएल। तो बाद में जो भी फोर्स होगा, इसमें करंट इधर की तरफ है, इसमें करंट इधर की तरफ है, तो दोनों के ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो केवल अनबैलेंस फोर्स यही बचा, आईबीएल। ठीक है। यस सर। तो अब इसमें क्या करोगे? एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको इक्विलिब्रियम में निकालें। हमको मालूम है ना कि इक्विलिब्रियम कहाँ आता है इसका, याद है? इक्विलिब्रियम इसमें एग्जैक्टली मिडिल में आता है इक्विलिब्रियम। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको इक्विलिब्रियम में सॉल्व कर लें। एम जी इधर है, आईबीएल इधर है, और उस एंगल को डबल कर दें। देखो निकालो कितना आता है आंसर। लेकिन ये है कि इसमें इक्विलिब्रियम में ये देखना पड़ेगा कि इसका जो एम जी है वो कहाँ पे लगेगा। क्यों भाई? सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा इस फ्रेम का। तो इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा? इस फ्रेम का सेंटर ऑफ मास, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस सस्पेंशन वाले एक्सिस से कितना नीचे होगा भाई? इन दोनों का 2m यहाँ पे हो जाएगा, और इसका m यहाँ पे होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं पड़ेगा। और इधर से अगर निकालें इसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगा l/2 को हम 2:3 में डिवाइड करेंगे, तो ये l/3 आएगा। तो अगर ऊपर से लिखेंगे तो ये डिस्टेंस होगा 2l/3। देखो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं बैलेंसिंग टॉर्क्स अबाउट ओ ओ डैश। तो क्या लिखोगे? थीटा डिफ्लेक्ट होने के बाद आईबीएल का कितना टॉर्क होगा? आईबीएल इनटू क्या लिखना चाहिए?
IBL इंटू क्या L cos थीटा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और mg का लिखेंगे अगर तो ये हो जाएगा mg इंटू, अब mg का डिस्टेंस जो है वो 2l/3 है, तो mg का अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2l/3 साइन थीटा। देखो तो इसमें हमको क्या निकालना था, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है, बी की वैल्यू देखो कितना आएगा। बट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं ना, तो हमें θ/2 लिखना चाहिए था ना, क्यों भाई, तो यहाँ θ/2 आएगा, सॉरी θ/2। देखो कितना आता है आंसर, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो m की वैल्यू लिख देंगे हम लोग 3l इसका लेंथ हो गया इंटू क्रॉस सेक्शन s हो गया, इंटू रो, ये इसका m हो जाएगा। सर वो 2l/3 sin θ/2, सर ये समझ में नहीं आया। ये नहीं आया समझ में, देखो जरा ये वाला डायग्राम, इसको मैं इसका साइड से अगर बनाऊं सेक्शन, केवल साइड व्यू बनाए अगर, तो ये इस तरह का आएगा। देखो यहाँ पे लग रहा है IBL, और इसका जो mg लिया है मैंने वो यहाँ लग रहा है, और ये एंगल θ/2 लिया है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2l/3 है। बताओ, ये सर समझ। क्लियर है, सेम ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, वही है, सेम क्वेश्चन वही है, बस ये कि IBL अलग पॉइंट पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से mg अलग है वायर फ्रेम होने की वजह से, तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है बस आंसर में। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ना एक सेकंड, लास्ट वाले प्रॉब्लम में ना ये L सेंटर ऑफ मास का लोकेशन L/4 ये होना चाहिए था, L/2 ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो L/2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो L/2 को डिवाइड करेंगे तो ये L/6 आएगा, तो L/2 प्लस L/6, ये सही निकाला है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, एक बार देख लेना। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो, लास्ट वाले क्वेश्चन को तुम इस क्वेश्चन से पहले तो विजुलाइज करो, एकदम सेम यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी क्या है कि अगर हमने सेंटर पे इधर mg ले रहे हैं, इधर QE लगना शुरू हुआ सडनली, तो इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो सपोज थीटा है, तो हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। दूसरा तरीका मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम निकालो कहाँ पे आएगा और उसका डबल कर दो, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी बाद में उतनी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो मैंने इक्विलिब्रियम θ/2 पे ले लिया है, ठीक है।
तो θ/2 पे मैंने कौन कौन से फोर्स लग रहा है, नीचे वाला वायर जो लग रहा है उसके ऊपर IBL इधर लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास पे mg लगा दिया है। तो इसके टॉर्क बैलेंस कर दिए इस OO डैश के अबाउट। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया L cos θ/2, देखो। और ये वाला डिस्टेंस हो गया 12/3 sin θ/2, ये वाला डिस्टेंस। तो दोनों का टॉर्क बैलेंस करके ये इक्वेशन आ गई है, देखो। क्लियर है जिसने पूछा? सर हाँ बोलिए। सर इस क्वेश्चन में जैसे जो वायर है फ्रेम में बेंड करने से पहले भी वायर थे, उसका हाँ भी फील्ड होगा, उसका भी फोर्स होगा। हाँ, बट हम लोग जो डिफ्लेक्शन ले रहे हैं ना वो तो रिजिड फ्रेम है ना, तो उस अपने फोर्स की वजह से उसका शेप नहीं चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल फील्ड जब ऑन किया तब वो डिफ्लेक्शन चालू हुआ। भाई हम फोर्स जो लेंगे, आपस का फोर्स हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपस की फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। डिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ है? यस सर, समझ गया, क्योंकि उसका जो करंट का डायरेक्शन है वो उसको डिफ्लेक्शन नहीं कराएगा। हाँ करेक्ट। देखो इसमें ए बी वायर में एक बात तो चलो खास है कि भाई जो डीएल का डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, तो वो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही है, ठीक है। और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनसाइड है। तो एक काम ये कर सकते हैं, मान लेते हैं कि इस वायर से हम x डिस्टेंस पे यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये वो एलिमेंट हो गया सपोज डीएल एलिमेंट। देखना ध्यान से, ये डीएल एलिमेंट हो गया, इधर लिख दो, ये डीएल एलिमेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड तुम ध्यान से चेक करो तो इनवर्ड होगा, होगा, और वो एक्स पे डिपेंड करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, डीएल इधर है, तो इसके ऊपर जो डीएफ लगेगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा। तो डीएफ भले ही जनरल डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन सारे डीएल पे डीएफ का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग डायरेक्टली डीएफ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और दूसरी खास बात, डीएल और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो डीएल क्रॉस बी में भी sin 91 ही हो जाना है। तो बस यहाँ से तुम ये देखो, डीएफ की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा ये, क्यों भाई, अब इंटीग्रेट करना है तो इधर से ले लो, इधर से ले लो डिस्टेंस। यहाँ से सपोज एल डिस्टेंस पे हमने डीएल का एक एलिमेंट लिया, एल डिस्टेंस पे डीएल का एक एलिमेंट लिया है, तो एक्स की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, इंटीग्रेशन एल में ही ले जाओ, उसमें क्या है, इंटीग्रेशन हम लोग एल में ही लिख सकते हैं ना। तो डीएफ की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू बी इंटू डीएल इंटू साइन 90। देखो कितना आएगा, तो आई को हम लोग आई रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, देखो, और इंटू डीएल। अब x और dl मतलब x और l दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इनमें रिलेशन कैसे लिख सकते हो, देखो x की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो a प्लस एल कॉस थीटा, क्यों भाई, तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू dl cos थीटा मतलब 30 डिग्री पता ही है। तो यहाँ से dl की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन cos 30, रख दो यहाँ पे, क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2π cos 30 और 1/x इंटू डी एक्स। और अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, तो x की लिमिट a से लेके a+l cos 30 तक जाएंगी। देखो क्लियर है कैसे किया इंटीग्रेशन ये।
वायर का लेंथ भी a दिया हुआ है ना, तो a से a cos 30, वायर का लेंथ भी टोटल a है ना, तो a से लेके a प्लस a cos 30 तक। बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट? सर इसको उस वायर को सर पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में सब ब्रेक करके कर सकते हैं। देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तब कर सकते थे जब हम मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। वो जो एल वेक्टर क्रॉस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं वो वैलिड तब है जब बी यूनिफॉर्म हो। यहाँ पे क्या है, बी चेंज हो रहा है, इस यस वजह सर। से नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, यस। तो ये पोर्शन हो गया मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप के केस हम लोगों ने देख लिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग, या ऐसे डालो हेडिंग, अ करंट कैरिंग लूप kept in external magnetic field। अभी हम लोगों ने वायर रखा था, अब अगर हम कंप्लीट लूप अगर रखते हैं तो उस लूप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखना ध्यान से। तो सपोज पहले हम लोग एग्जांपल जो ले रहे हैं समझने के लिए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट लूप वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगा सभी जगह। और मान लेते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी लूप है, और ध्यान से देखो तो इस आर्बिट्रेरी लूप में सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें ये पता करना है कि इस लूप के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप। तो देखो किसी भी लूप के ऊपर हम फोर्स कैसे निकालेंगे, किसी भी वायर के ऊपर फोर्स कैसे निकालते हैं, तो वायर के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं कि भाई उस वायर के ऊपर हम डीएल एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं कि उस डीएल एलिमेंट पे फोर्स किधर लग रहा है। तो जैसे ये जो मैंने डीएल एलिमेंट लिया है इसके ऊपर फोर्स निकालोगे अगर, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ आएगा, देखो डीएफ। और इस तरह से हमें सारे एलिमेंट्स पे, हर एक एलिमेंट पे डीएफ जो लग रहा होगा वो एलिमेंट के जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा। और ये हर एक डीएफ का डायरेक्शन भी अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड तो चलो मान लो डीएल सेम है तो सेम रहेगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, क्यों भाई, ये सारे के सारे जो डीएफ हैं इन सबका रिजल्टेंट। तब देखो डायरेक्ट क्योंकि कुछ पता तो है नहीं तो ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, तो कोई और तरीका सोचो, कोई और तरीका जिससे हम लोग नेट फोर्स निकाल पाए। ये बताओ कि जैसे कोई भी वायर का जो लूप है, लूप का मतलब है क्लोज लूप है, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि लूप का मतलब ये हुआ कि उस लूप एक ऐसा वायर है जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक ही जगह हैं। जैसे वायर कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का वायर होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है, तो उसके ऊपर फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करके एक एल वेक्टर निकालते हैं जिसको एल ए बी नाम दिया था। तो लूप एक ऐसा वायर बोल सकते हैं जिस वायर में पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, और दोनों एक ही जगह प्रेजेंट होने की वजह से क्या ऐसे बोल सकते हैं कि एल ए बी जीरो हो गया, क्यों भाई। तो यस एल ए बी जीरो होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इस वायर के ऊपर नेट फोर्स जो होगा यूनिफॉर्म फील्ड में हमेशा जीरो होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। क्लियर है क्यों जीरो?
यस तो लूप को अगर हम लोग एक Yes. वायर की तरह, ओपन वायर की तरह विजुलाइज करें, तो ये एक ऐसा ओपन वायर बनेगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह हैं। तो जब हम उसके वो दोनों पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो जो एल ए बी बनेगा वो जीरो आ जाएगा, और एल ए बी जीरो होने की वजह से फोर्स भी जीरो हो जाएगा। अब सपोज ये करो इसी एग्जाम्पल में कि अगर ये वायर लूप के ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन अब ये बताओ कि अगर ये वायर फ्लेक्सिबल होगा तो इसका क्या शेप चेंज हो जाएगा ना। अगर ये वायर फ्लेक्सिबल हुआ तो फ्लेक्सिबल होने की कंडीशन में ये जो वायर है ये कैसा शेप ले लेगा? क्या ये सर्कुलर शेप ले लेगा? यस इफ वायर इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, मतलब रिजिड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन आ जाएगी। देखो, और इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो इस वायर के ऊपर फिर से चारों तरफ डीएफ की ये जो फोर्स हैं ये लग रहे होंगे। तो हमको इसमें एक चीज़ और निकालनी है कि जब वो सर्कुलर शेप ले लेगा तो इस वायर के अंदर टेंशन कितना होगा, इस सर्कुलर लूप वाले वायर में टेंशन कितना होगा। निकालो, निकाल सकते हो, करा हुआ है पहले। सर्कुलर लूप में अगर हमें टेंशन निकालना है, इस वायर लूप के अंदर कितना टेंशन आ जाएगा। तो वायर लूप में टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वायर के ऊपर कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। देखो ध्यान से, और ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर अगर हम फोर्सेस विजुलाइज करें तो इसके ऊपर फोर्सेस कुछ इस तरह से आएंगे। ये वो एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसके ऊपर डीएफ बाहर की तरफ हो गया, इधर की तरफ टी है और इधर की तरफ टी है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो डीएफ का रिजल्टेंट है, मतलब ये जो टी और टी की रिजल्टेंट है, क्या वही डीएफ को बैलेंस कर रहे हैं? क्यों भाई? Yes, sir. वायर देखो, डाउट ही पूछा है कि ये सर्कुलर क्यों हो गया, सर्कुलर ही क्यों हुआ, बताओ। सर्कुलर शेप ले लेगा, इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. ये बात थोड़ी फील हो जानी चाहिए, है क्या ना, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और चारों तरफ से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है ना, अगर हम उस एलिमेंट की लेंथ फिक्स रखें तो उस पे लगने वाला डीएफ भी फिक्स हो गया। मतलब कहने के कि हर डीएल पे जो डीएफ लग रहा है, यानी डीएफ अपॉन डीएल की वैल्यू वो कांस्टेंट है। तो अगर डीएफ अपॉन डीएल कांस्टेंट है तो हर एलिमेंट पे सेम फोर्स हो गया, बस ये कि बाहर की तरफ लग रहा है, तो वो एक तरह से सर्कुलर शेप ले लेगा। ठीक है ना, सिमेट्री की वजह से बोल सकते हैं, चारों तरफ सेम डीएफ है, इस वजह से डायरेक्शन भले ही अलग हो वायर के शेप की वजह से। तो ये जो टी और टी लग रहे हैं इनका टुवर्ड सेंटर कितना कंपोनेंट आता है? ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो बनते हैं ये डी थीटा बाई टू और डी थीटा बाई टू बनते हैं। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2t साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू डी एफ। तो डी थीटा क्योंकि छोटा है तो साइन डी थीटा बाई टू को भी हम डी थीटा बाई टू लिख देंगे। और डी एफ की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो डी एफ की वैल्यू लिखेंगे आई बी इंटू डी एल। और डी एल को क्या लिख सकते हैं, तो डी एल को क्या हम लोग, अगर ये आर रेडियस का लूप बन रहा है अगर ये, तो क्या इसको आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से डी थीटा कैंसिल होके जो टेंशन की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो दो तीन बातें हो गई यहाँ पे। एक तो ये कि कोई भी लूप हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो जाएगा। क्यों जीरो जाएगा नेट फोर्स? क्योंकि वायर का ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जगह होने की वजह से एल ए बी जीरो है। और फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था आई इंटू ब्रैकेट एल ए बी क्रॉस बी। तो अगर एल ए बी जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। फिर सारे डीएफ सेम होने की वजह से इसका जो शेप है क्या वो सर्कुलर हो गया। अब सर्कुलर शेप आने के बाद जब ये रेस्ट पे आ गया यानी इक्विलिब्रियम में आ गया
तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उस लूप के अंदर कुछ टेंशन डेवलप हो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो ये डीएफ लग रहा है इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर ही रहा होगा ना। तो कौन बैलेंस कर रहा है? तो इस एलिमेंट पे टेंजेंशियली जो टेंशन लग रहे हैं, इन्हीं टेंशन्स का टुवर्ड सेंटर वाला जो कंपोनेंट है वो इस डीएफ को बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन का टुवर्ड सेंटर वाला कंपोनेंट ये तो कई जगह यूज हो चुका है ना, कई बार आ चुका है अब तो इसको हमने सीधे सीधे डीएफ के इक्वल कर दिया। डी थीटा क्योंकि छोटा है तो साइन डी थीटा बाई 2 को डी थीटा बाई 2 लिख दिया सिंपली, और डीएफ की वैल्यू आई बी एल, एल की जगह आर डी थीटा, तो डी थीटा कैंसिल, टी की वैल्यू आई बी आर आ गई। देखो क्लियर है? यस और एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं, तो ये रिजल्ट भी कुछ नया नहीं लगेगा। एक्चुअली है क्या, अ करंट कैरिंग लूप is similar to a magnetic dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू। तो जब हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो व्हाट वाज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स की वैल्यू 0 आती थी। तो जो करंट कैरिंग लूप है, हम लोग अभी निकालेंगे इसका डाइपोल मोमेंट भी, तो करंट कैरिंग लूप को हम लोग एक मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल को भी अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख रहे हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो रिजल्ट बिल्कुल कॉमन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वही मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में है। वहां पे भी तुमने देखा था कि टॉर्क लग रहा था जब हम उसको रोटेट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट रिजल्ट, टॉर्क लगेगा, फोर्स की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है? A current carrying loop is similar to a magnetic dipole, और या फिर हम इसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं तो हेल्प मिल जाएगी आगे वाले एक्सप्रेशन में। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग म्यू वेक्टर से लिखते हैं, इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू को हम लोग लिखते हैं एन आई और ए वेक्टर। ठीक है? व्हाट इज एन, व्हाट इज आई, व्हाट इज ए? तो एन के बारे में लिखना है यहाँ पे, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है? आई बन जाएगा करंट इन ईच टर्न, और ए जो है, ए को हम लोग बोल रहे हैं, ए इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ठीक है? और ब्रैकेट में लिख देना whose direction can be defined using right hand thumb rule according to flow of current। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि एक डाइपोल है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, लूप है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस सपोज आर है। तो इसका जो म्यू वेक्टर होगा, यानी कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, तो उस मैग्नेटिक डाइपोल की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब करंट इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को लिखा था चार्ज इंटू प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज करंट इंटू एरिया, सिंपली आई इंटू ए। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर 2 हैं तो डबल कर देते हैं, तो n है तो n टाइम्स कर देंगे। तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, या ऐसे कह लो कि म्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, तो म्यू वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस लूप की वजह से वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो।
मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे और पी वेक्टर, ये भी पुराना रिजल्ट है, इसको भी मैं याद दिलाता हूँ। देखो तो मैं याद होगा कि जब हम लोगों ने डाइपोल ऐसे रखा था पी, तो डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था, यही आया था। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाइपोल एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो वही बात मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, अगर इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही इसके म्यू का भी डायरेक्शन है। यानी म्यू का डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अब तो तुम ऐसे सोचो कि इसका जो पॉइंट सी है, इसके सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो राइट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल। तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो थंब किधर बताएगा, आउटसाइड। तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है इसके हिसाब से इसका जो म्यू वेक्टर है वो आउटसाइड हो गया, ठीक है ना। एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, it is always perpendicular to the plane of loop, it is always perpendicular to the plane of loop, ठीक है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो आता है। सिमिलरली अगर हम एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो आएगा, ठीक है। और यहीं पे मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज सिंपली करंट इनटू एरिया। हाँ, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ करंट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि लूप का जो एक्सिस है, लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और म्यू वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, ये भी लिख लो। ऑन लूप एक्सिस म्यू वेक्टर इज along its मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ही बात है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आता है तो मतलब म्यू का भी डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टॉर्क की तरफ, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो देखना जरा, थोड़ा 3D में है फिगर। सपोज ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हम लोगों ने, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब थोड़ा आसानी से समझने के लिए एक काम करते हैं कि जो लूप ले रहे हैं वो रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप पे थोड़ा इजीली विजुलाइज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ये ए बी सी डी लूप है और लूप में जो करंट है वो आई करंट फ्लो हो रहा है, देखो। और लूप को हमने इस तरह से लिया हुआ है कि लूप का जो म्यू वेक्टर है, ध्यान से देखो, तो लूप का म्यू वेक्टर बी वेक्टर के अलोंग है। डायग्राम क्लियरली विजुलाइज हो रहा है। हमने इस तरह से रखा हुआ है कि लूप का जो प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बी दिखाया हुआ है वो एक्सटर्नल वाला है, वो लूप का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लूप को रखा हुआ है हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और लूप का जो म्यू वेक्टर है वो बी वेक्टर के अलोंग है फिलहाल इस केस में। तो अब ऐसे देखो कि अगर हम इसकी साइड्स हम एज्यूम कर लें कि सपोज ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी ले लें, और बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए ले लें, ये इसके साइड लेंथ्स हो गए। तो जरा मुझे ये बताओ हर एक साइड पे फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा। जैसे बीसी पे बताओ, बीसी पे किधर आएगा फोर्स, बीसी साइड पे जो फोर्स लगेगा आईबीएल वाला फोर्स, वो किधर की तरफ आएगा। हम हर एक साइड पे फोर्स अलग अलग निकालना चाह रहे हैं, बताओ। बीसी साइड पे अपवर्ड्स। फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा। तो तुम थोड़ा राइट हैंड पाम रूल लगाओ सही से और विजुलाइज करो, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये अपवर्ड होना चाहिए।
ये आएगा F ऑन BC। ऐसे ही जरा DA पे देखो, तो अगर तुम DA पे देखोगे यही चीज अगर तुम DA पे देखोगे तो DA पे तुम्हें लगेगा कि यही चीज नीचे आ जा रही है। आएगा ये नीचे, ये हो गया Yes. FBA। जरा इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू भी बताओ, क्या ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे? FBC विल बी इक्वल टू FDA, और ये वैल्यू आएगी IB और BC की लेंथ, ये आएगा A के इक्वल। क्लियर है? इसी तरह AB पे फोर्स बताओ किधर आएगा? क्या AB पे जो फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, उधर की तरफ, पीछे की साइड जा रहा होगा, और CD पे जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ आ रहा होगा, और FAB जो है वो FCD के इक्वल होगा, और ये आएगा I कैपिटल B इंटू स्मॉल b। इतना बताओ क्लियर है या नहीं? पहले अभी मैंने जो लूप रखा हुआ है वो इस तरह से रखा है कि लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो लूप की जो 4 साइड्स हैं, ठीक है, हर एक साइड पे जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, ध्यान से देखो। तो क्या इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आएगा? दिख रहा है? और यही नहीं, इन चारों फोर्सेस का तुम अगर टॉर्क भी निकालोगे तो वो टॉर्क भी 0 आएगा। ये चारों फोर्सेस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहे हैं, ध्यान से देखो, ये चारों फोर्सेस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में टॉर्क भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, और नेट फोर्स भी 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो लूप है इसको थोड़ा टिल्ट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, देखना जरा। तो टिल्ट हम इसको इस तरह से करने वाले हैं कि जो इसका साइड है इस तरह से हो जाए। अब वो थोड़ा डायग्राम थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हमने इसको इस तरह से टिल्ट किया है कि ये वाली साइड इधर चली गई है और ये वाली साइड इधर चली गई है। देखो ध्यान से, मतलब ये जो वर्टिकल वाली साइड थी इसको हमने आगे की तरफ थोड़ा टिल्ट किया है, सच दैट कि अब जो इसका म्यू वेक्टर है, अब इसका म्यू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वाले डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, और ये वही थीटा एंगल है जितना हमने इसको टिल्ट किया है। तो जरा ये बताओ कि अब कौन कौन से फोर्सेस, अब जो फोर्सेस हैं वो कहाँ कहाँ पे चेंज हो जाएंगे? तो ध्यान से देखोगे तो FBC इधर लगने लगेगा। FBC के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ? FBC का जो मैग्नीट्यूड है, क्यों भाई, FBC का मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से FDA का मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन FCD का मैग्नीट्यूड और FAB का मैग्नीट्यूड। कौन से मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा? अभी थोड़ा 3D है, थोड़ा ध्यान से समझो। वो इस तरह से था, ऐसे समझो कि वो एकदम वर्टिकल था, उसको हमने आगे की तरफ ऐसे टिल्ट किया है नीचे की तरफ, जिससे उसका जो म्यू वेक्टर पहले ऐसा था अब वो म्यू वेक्टर नीचे चला गया है। तो ये वाली जो दो साइड है, मतलब एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, ये दोनों वाली साइड जो है अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और लेंथ इनका a दिया हुआ है। BC का लेंथ कितना दिया हुआ है? a, DA का लेंथ भी a दिया हुआ है। तो इन दोनों साइड पे जो लगने वाला फोर्स है वो अभी भी सेम रहेगा, यानी FBC की वैल्यू अभी भी IB इंटू a होगी, इसकी वैल्यू भी IB इंटू a होगी। लेकिन ये है कि पहले क्या था कि पहले ये फोर्स ठीक ऊपर और ठीक नीचे लग रहे थे,
अब ऐसा होने से क्या होगा कि एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, मतलब ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। अब ये कपल की तरह काम करेंगे जो टॉर्क प्रोवाइड करेंगे, और ये जो एफ सी डी और एफ ए बी हैं इनके मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकल वाली साइड थी, वर्टिकल वाली साइड पहले बी लेंथ की थी, अब अगर हमने इसको टिल्ट कर दिया है तो इसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कम हो जाएगा। बट है क्या कि ये दोनों लग तो सेंटर पे रहे हैं, तो सेंटर पे लगने की वजह से इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अभी भी इसके सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। यस यस ठीक है, तो सामने से जब हम लोग देखेंगे, मान लो हम लोग सामने से देख रहे हैं, उसको हमें 3D में नहीं देखना है, तो सामने से अगर देखोगे तो तुम टॉर्क आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। अब जैसे ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, तो हमने इनको थीटा डिस्प्लेस किया है। इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है विच इज आई बी इंटू ए, इस पॉइंट पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, याद करो तो वही डाइपोल जैसा ही है, आई बी इंटू ए। तो ये बताओगे कि पॉइंट ओ के अबाउट कितना टॉर्क होगा इस पोजीशन में। पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क अबाउट ओ लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आई बी इंटू ए, और हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो इसका एक तो साइन थीटा कॉम्पोनेंट लेंगे और ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस ध्यान से देखो तो b/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू b/2 और इंटू साइन थीटा, और इस तरह के दो फोर्सेस हैं तो इंटू 2 और करेंगे, तो ये टॉर्क की वैल्यू बन जाएगी आई बी इंटू ए बी और इंटू साइन थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, क्या एरिया इंटू करंट को हम लोग म्यू लिख सकते हैं, ए इंटू बी हो जाएगा एरिया, एरिया इंटू आई को म्यू लिख देंगे, तो ये टॉर्क अबाउट ओ हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा। तो फॉर्मूला भी एग्जैक्टली वही आ गया, वहां पे आंसर आया था पी ई साइन थीटा, तो यहाँ पे है म्यू बी साइन थीटा। तो अगर हम इसको वेक्टर में लिख लें तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, वी राइट इट एज म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी। So this is torque acting on dipole in external uniform magnetic field. प्रूफ करने के लिए कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, और फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि म्यू कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस नीचे इसमें Yes. नोट करके एक दो पॉइंट और लिख लो, क्वेश्चंस में काम आएंगे। पहला पॉइंट तो इसमें यही लिख देना, although above expression is calculated for a rectangular loop, but it is applicable for all types of loops kept in uniform magnetic field, kept in uniform magnetic field, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में अच्छा, अब इससे हम लोग वो भी डिराइव कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो हमने वहां पे डिराइव की थी, तो यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, क्यों, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल kept in external uniform मैग्नेटिक फील्ड, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वहां पे माइनस पी डॉट ई था, यहाँ पे माइनस म्यू डॉट बी हो जाएगा,
ठीक है। और इसी में ध्यान रखना कि अगर कभी हमें इसको रोटेट करने में वर्क डन पूछा हो तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल W एक्सटर्नल, तो ये वर्क डन को हम लोग सीधे सीधे डेल्टा U लिख पाएंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, सिमिलर पॉइंट्स हैं जो वहां पे आ चुके हैं। फिर थर्ड पॉइंट में यस जैसे डाइपोल अगर इस तरह से दिया हुआ है कि म्यू वेक्टर इधर है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो इस सिचुएशन में तो क्लियर है कि इस सिचुएशन में इसके ऊपर फोर्स भी जीरो है, इसके ऊपर टॉर्क भी जीरो है, और ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम होगी विच इज माइनस म्यू बी, और ये क्या बोल सकते हैं कि ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको हम कहीं भी डिस्प्लेस करेंगे अगर इसको, तो ये फाइनली इसी पोजीशन में आना चाहेगा सच दैट म्यू वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से अगर मान लो ये वाला केस हो कि अगर इसका म्यू इस तरफ है और बी एक्सटर्नल इधर है, तो ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाला केस हो गया। इस केस में भी फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है प्लस म्यू बी, और ये जो केस है ये इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर हम इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा घूम के सीधा हो जाएगा, क्योंकि म्यू वेक्टर हमेशा किसके डायरेक्शन में आना चाहेगा, बी के डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वो माइनस म्यू बी से लेके प्लस म्यू बी के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट में when a dipole is free to rotate, then it always rotates about an axis passing through center of mass and parallel to tau vector। देखो कोई भी बॉडी कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, मतलब उस बॉडी का एक्सिस कौन सा है, तो उस बॉडी का एक्सिस जो है वो टॉर्क ही डिफाइन करेगा। मतलब कोई जनरल केस होगा तो तुम्हें इस टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा म्यू क्रॉस बी से, प्रॉब्लम्स में आएगा तो और क्लियर हो जाएगा, अभी तो खाली थ्योरी बोल रहा हूँ। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो म्यू क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है, ये तो क्लियर है। अब टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो हमको ये बताएगा ना कि एक्सिस कौन सी है। जैसे हमारे घरों में जो दरवाजे लगे हुए हैं, तुमसे कहा जाए इसकी एक्सिस कौन सी है, तो क्या इसकी एक्सिस वर्टिकल है सारे डोर्स की, तो एक्सिस डोर की वर्टिकल कैसे पता चलेगी, तो जैसे डोर इस तरह से घूम रहा है तो अगर तुम राइट हैंड रूल लगाओगे उसके रोटेशन के अलोंग, तो थंब या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगा या टॉर्क का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम फोर्स कैसा लगा रहे हैं, बंद करने के लिए लगा रहे हैं या दरवाजा खोलने के लिए लगा रहे हैं। तो उसी तरह से ये लूप भी है, लूप का जो एक्सिस होगा वो कैसे पता चलेगा, कोई फ्री लूप होगा कौन सी एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो वो हमेशा अगर फ्री लूप है तो ऐसे एक्सिस के अबाउट घूमेगा जो एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी और पैरेलल टू टाउ वेक्टर होगी, अगर वो लूप फ्री टू रोटेट है। और अगर वो हिंज है डोर की तरह, तो डोर की तरह अगर हिंज है तो कैसा भी फोर्स लगाओ घूमेगा तो उसी एक्सिस के अबाउट घूमेगा। अगर हिंज बॉडी है तो हमेशा हिंज के अबाउट घूमेगी, और अगर फ्री है तो अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पॉइंट्स तो मैंने सारे लिखा दिए हैं, बट अभी इसके कोई भी एप्लीकेशन नहीं किए, तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको। ठीक है,
यस सर।